झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन विपक्षी सदस्यों ने कई मुद्दों को लेकर सदन में किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक। मंदिरों और कक्षा 6 तक के स्कूलों को खोलने पर लिया जा सकता है निर्णय। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। राजधानी रांची में सबसे अधिक 10 कोरोना मरीज मिले हैं। और त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाई 261 गणपति स्पेशल ट्रेनें। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अरविंद। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण सरकारी केंद्रों में निःशुल्क लगाए जा रहे हैं और यह अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन भी आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका आप भी जरूर लगाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। तो विपक्ष के विधायकों ने आज नियोजन नीति को वापस लेने की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे के कारण मॉनसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही भी बाधित हुई और प्रश्नकाल नहीं हो सका। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन में व्यवधान को देखते हुए सभा की कार्यवाही 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी। भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने पांकी को अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पांकी के चहुमुखी विकास के लिए अनुमंडल बनाना जरूरी है। झारखंड का सबसे बड़ा प्रखंड है और इस प्रखंड में क्या किया रेडियस है 60 किलोमीटर है, जिससे काफ़ी जो दिक्कतें होती हैं आम आवाम को। और इसीलिए हमने मांग किया है, जनता ने मांग किया है कि लोहारसी सगालेन कोनवाई या सोमानन को असल के नीचे खंड बनाया जाए और इसका साथ सबको मिला करके पांकू को अनुमंडल बनाने की मांग के नीचे उसको अविलंब पूरा किया जाए। उधर भाजपा विधायक नीरा यादव भी विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठी। उन्होंने कोडरमा जिले के बांजड़ी पावर प्लांट में स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग सरकार से की। विधानसभा की प्रवर समिति ने निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों को 40,000 रुपए तक की नौकरी में 75% आरक्षण देने की अनुशंसा की है। स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 के प्रावधानों पर विचार के लिए विधानसभा की प्रवर समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सदन में रख दी है। प्रवर समिति ने निजी क्षेत्रों के कंपनियों के द्वारा 75% आरक्षण नहीं दिए जाने पर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड कंपनी पर लगाने का भी प्रावधान किया है। विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित किए जाने के विरोध में आज भाजपा ने विधानसभा का घेराव किया और अध्यक्ष से अपने निर्णय को वापस लेने की भी मांग की। इस मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार विधानसभा में हंगामा कर रही है। मॉनसून सत्र के आज चौथे दिन भी भाजपा के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। तो भाजपा के विधानसभा घेराव को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। इस बैठक में कोविड-19 को ध्यान में रखकर बंद किए गए मंदिरों और स्कूलों को खोलने पर विचार किया जाएगा।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 37,875 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 39,114 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,875 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 39,144 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,91,256 है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें रांची में सबसे अधिक 10 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। साहिबगंज, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा बोकारो में एक एक नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 11 लोगों ने कोरोना को मात देने में भी सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 129 रह गई है। कोविड के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश ने 70 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर कल महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इसमें टीकाकरण अभियान नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 78,47,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और आम लोगों को बधाई दी है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 70 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे देश और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेजी के साथ चल रहा है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 70 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। मंगलवार शाम 7 बजे तक 70 करोड़ 63,55,796 वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें 53 करोड़ 96,20,217 पहली डोज और 16 करोड़ 67,35,579 दूसरी डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट कर बताया कि पिछले 13 दिनों में सबसे तेज गति से टीकाकरण हुआ है और 10 करोड़ खुराक दी गई है। उन्होंने लिखा कि कोरोना को हराना है तो टीका जीत का लगवाना है। भारत को 0 से 10 करोड़ टीके लगवाने में 85 दिन और 10 से 20 करोड़ में 45 दिन और 20 से 30 करोड़ में 29 दिन, 30 से 40 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 24 दिन लगे और 40 से 50 करोड़ वैक्सीन लगवाने में 20 दिन लगे। 50 से 60 करोड़ में 19 दिन और 60 से 70 करोड़ टीके अब तक के सबसे तेज यानी कि केवल 13 दिन में लगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। वहीं देश भर में बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 31,222 नए। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का भी निर्माण हो। विधायक राजेश कच्छप के नेतृत्व में कल रांची फुटबॉल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने फुटबॉल खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार महतो, पवित्र मिश्रा, गंगा लकड़ा समेत कई लोग शामिल थे। आदिवासियों के विभिन्न सामाजिक संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित सिलागाई के वर्षों पुरानी पूजा स्थल पर एकलव्य विद्यालय के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की कर रहे थे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से
बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर बगरा नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोगी से निवेदन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पहचान विहीन मूल्यांकन प्रक्रिया में एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में बदलाव किया है। वहीं सीबीडीटी ने फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया के तहत जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियम 1962 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के मुताबिक करदाताओं के पंजीकृत खाते के माध्यम से जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के जरिए करदाता द्वारा खुद ही प्रमाणित माना जाएगा। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे 261 गणपति एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए 261 गणपति स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहे हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मध्य रेलवे 201, पश्चिम रेलवे 42 और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड 18 गणपति स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। मध्य रेलवे 201 गणपति स्पेशल ट्रेन, पश्चिम रेलवे 42 गणपति स्पेशल ट्रेन और KRCL 18 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इन ट्रेनों से पहले ही अगस्त के अंतिम सप्ताह से सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और ये 20 सितंबर 2021 तक चलेंगी। धनबाद जिले के बलियारपुर प्रखंड के आमझर पंचायत में आज युवाओं ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इसके तहत गांव में रैलियां निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश गुमनाम क्रांतिकारियों को याद कर रहा है। आजादी के सफर में आज इस खास रिपोर्ट में देखते हैं स्वामी अभेदानंद फिरोज गांधी की जीवन यात्रा और आजादी से जुड़ी अन्य जानकारियां। आज ही के दिन 1897 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे। आरोप थे कि उन्होंने अपने मराठी अखबार केसरी में ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। ये भारत के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण पल था क्योंकि इसने राजनीतिक मुकदमों के व्यापक परिदृश्य में असहमति को आपराधिक रूप दे दिया था। तिलक पर 2 लेख प्रकाशित करने का आरोप था। इनमें एक कविता थी शिवाजी के उद्गार और दूसरी जून 1897 में शिवाजी महोत्सव के बारे में अहस्ताक्षरित रिपोर्ट थी जो तिलक ने लिखी थी। 1897 में चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। इनमें एक पूना के कलेक्टर रैंड थे जिन्हें प्लेग से निपटने के उपायों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और दूसरा युवा सैन्य अधिकारी था। इस घटना ने यूरोपीय लोगों में और भारत की ब्रिटिश सरकार में गहरा रोष पैदा कर दिया। ये कहा गया कि 2 अधिकारियों की हत्या तिलक के भड़काऊ भाषणों और लेखों का प्रत्यक्ष परिणाम थी। केसरी में छपे 2 लेखों की सरकारी पक्ष द्वारा संकीर्ण कानूनी व्याख्या केवल असंतोष की भावनाएं भड़काने तक सीमित थी। देश से है प्यार तो 6 दिन की मुकदमेबाजी के बाद जूरी ने तिलक को दोषी ठहराया और उन्हें 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई। ऐसा तीसरी बार हुआ था जब तिलक को अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून के तहत जेल भेजा। जब राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका तो आध्यात्मिक लोगों ने भारतीयों का नैतिक उत्साह बढ़ाया और पश्चिमी जगत को हिंदुत्व की महान विचारधारा के बारे में बताया। इस प्रकार भारत के स्वाधीनता संघर्ष को दुनिया भर से समर्थन मिला। ऐसे ही एक आध्यात्मिक हस्ती थे स्वामी अभेदानंद। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1866 को हुआ था।
वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी अभेदानंद को अमेरिका भेजा। वे न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी के प्रमुख के रूप में 1897 में अमेरिका गए। उन्होंने वहां वेदांत का संदेश और अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। करीब 25 साल तक उन्होंने अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, जापान और हांगकांग की यात्रा की। वे होनोलुलु में पैन पैसिफिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद 1922 में भारत लौट आए। स्वामी अभेदानंद ने नंगे पांव हिमालय को पार किया और तिब्बत पहुँचे। वहाँ उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 8 सितंबर 1939 को स्वामी अभेदानंद का निधन हो गया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं आध्यात्म के मार्ग पर लोगों का मार्गदर्शन करती रहीं। आज फिरोज गांधी की पुण्यतिथि भी है, जो स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और सांसद भी थे। उनका जन्म 12 सितंबर 1912 को पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के साथ 1930 में जेल भेजा गया। वे 19 महीने फैजाबाद जेल में कैद रहे। रिहाई के बाद शीघ्र ही उन्हें 1932 में और फिर 1933 में कारावास भेजा गया। फिरोज गांधी ने 1942 में इंदिरा गांधी से विवाह किया। उनके विवाह को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोनों को अगस्त 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया। संसदीय कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट करने की पहले अनुमति तो थी, लेकिन ऐसी कार्यवाही को प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। लिपिक के रूप में करियर शुरू करने वाले फिरोज ने प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व समझा। 1956 में फिरोज के प्राइवेट मेंबर बिल के कारण ही मीडिया के लिए संसद की कार्यवाही की रिपोर्ट करना संभव हो सका। 1960 में दिल्ली में फिरोज का देहांत हो गया। कोडरमा जिले में छात्रों, बेरोजगार युवकों और सरकारी कर्मचारियों को डिजिटली एक्सपर्ट बनाने के लिए निःशुल्क DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। बच्चे होंगे, 20-21 बच्चे होंगे हर बैच में। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि 250 से 300 बच्चे 1 महीने से 1.25 महीने में ट्रेन हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग साल में कम से कम 2000 युवाओं को बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान दे दें और सॉफ्ट स्किल का ज्ञान दे दें, ताकि वो लोग कहीं भी निजी क्षेत्र में भी अगर कार्य करना चाहें तो अच्छा कार्य कर सकें। कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, इसलिए हम कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किए और मेरे घर में भी कंप्यूटर नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं और जिस दिन भी क्लास चलेगा हम आएंगे और कंप्यूटर सीख कर ही जाएंगे यहाँ से। हम लोग के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग पढ़ सकते हैं कंप्यूटर से, कुछ जनरल नॉलेज मिल सकता है हम लोग को। और जैसे मार्केट में भी रहता है और स्कूल में और फिर अधिकतर जगह आजकल कंप्यूटर रहने लगा है, क्योंकि आजकल सब कंप्यूटर ही से काम चल रहा है। हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर बच्चों को बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कभी कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं किया था। अब भारी भरकम सिलेंडरों से लोगों को राहत मिलने जा रही है। दरअसल झारखंड में पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हल्के सिलेंडर लॉन्च किए हैं। सरायकेला जिले में इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट द्वारा हल्के सिलेंडर लॉन्च किए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बिहार झारखंड प्रमुख विभाष कुमार ने बताया कि करीब 11 किलो के सिलेंडर को लॉन्च करने से भारतीय रसोइयों में नया परिवर्तन आएगा। साथ ही 10 किलो का सिलेंडर भरा होने से इसका इस्तेमाल ज्यादा समय तक किया जा सकेगा। एलपीजी के क्षेत्र में जो इतने सालों से एक कॉमन हम सिलेंडर बेच रहे थे, उसमें बदलाव लाते हुए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट आज हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कंपोजिट सिलेंडर है। इस कंपोजिट सिलेंडर को बनाने में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? 2 चीजों का ध्यान रखा गया है। एक तो सेफ्टी इस कंपोजिट सिलेंडर में बहुत हाई स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है।
ये बहुत ही सेफ है, इसका एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। दूसरी जो बात है कि एक जो हमारी गृहिणी, हमारी माँ बहनें जो इसको यूज करती हैं, उनको 30-35 केजी का सिलेंडर को पुल करना, उठाना और उसको यूज करने में कठिनाई होती थी। उस चीज को ध्यान रखते हुए इस पे काफी मार्केट रिसर्च करके हम लोगों ने 10 केजी का सिलेंडर बनाया। सिलेंडर का भार कम होने से इसकी आपूर्ति में आने वाली से भी निजात मिलेगी। लोग अब सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादा सुलभता से कर पाएंगे। और हमने रिसर्च किया है कि एक छोटी सी फैमिली के लिए, एक कपल के लिए 10 केजी सिलेंडर में करीब 25-30 दिन आराम से चल जाता है। और आपको ये भी जानकर मालूम है कि आज अगर आप सिलेंडर को जस्ट कॉल करिए नेक्स्ट डे, आइदर सेम डे और नेक्स्ट डे हम डिलीवरी कर रहे हैं, जो पहले काफी बैकलॉग होता था। हमने सारे प्लांट की सुविधाएं बढ़ा दी, स्टोरेज बढ़ा दी, फिलिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। तो हम इसको 5 केजी का भी एक रूप में लेकर आए हैं। कभी आपको 10 केजी के बाद अगर नेक्स्ट सिलेंडर के यूज करने में ऑर्डर करिए तो 5 केजी एज ए नाइट वॉचमैन आ गया, उसको 1-2 दिन लगाए, फिर 10 केजी का आ गया, हटा दिए, या 14 केजी। अब उम्मीद है कि ये नए हल्के सिलेंडर लोगों की, खासकर महिलाओं की जिंदगी को और सुलभ बनाने की दिशा में कारगर साबित होंगे। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ गया है। कल राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। वहीं 2 जिले लोहरदगा और जामताड़ा को छोड़कर पूरे राज्य में सामान्य से 8% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्रों के कारण राज्य के दक्षिण पूर्वी, मध्य और उत्तरी इलाकों में 11 सितंबर से सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में चक्रधरपुर में 38.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूरे राज्य में कुल 810.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। देश के हर गरीब का बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस के साथ खाता खुल सके, इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। झारखंड में इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में जनधन खाता धारकों की संख्या लगभग 1,54 लाख तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक गणेश टोप्पो बताते हैं कि जनधन खाता बेहद ही कम कागजी कार्रवाई के साथ जीरो बैलेंस पर खुल जाता है। इसके साथ ही खाता धारकों को बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी कई तरह की वित्तीय सेवाएं भी मिलती हैं। आज भी जैसे बहुत सारे जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं, इन्हीं खातों के द्वारा ही या तो पेंशन का हो या ऋण का हो या कोई दूसरे रेमिटेंसेस का हो, इनके थ्रू गरीबों को झारखंड में अब बहुत ही सुनियोजित तरीके से मिल रहा है। श्री टोप्पो बताते हैं कि झारखंड में वित्तीय समावेशन के साथ वित्तीय साक्षरता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से गांव-गांव तक कैंप लगाकर लोगों को बैंकिंग से जुड़ी विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि वे विभिन्न स्कीम का लाभ ले सकें। झारखंड में तो जो हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट्स में 42 जो हमारे CFL बोलते हैं, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी ये सेंटर खोले जा रहे हैं बाकायदे। उसके लिए बिल्डिंग हो गया, वहाँ स्टाफ दे दिया गया, वो गांव-गांव में जाके कैंप करते हैं और वो उनका सेंट्रली उनका मॉनिटर होता है, सारे ऑनलाइन मॉनिटर होता है। क्या कहा, गांव में जाके हर चीज़ को बताना है, बैंकिंग के बारे में बताना, उससे सारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, गांव को जागरूक करना है ताकि वो फाइनेंशियली डिसीजन सही ले पाए। राज्य में चलाए गए वित्तीय साक्षरता का असर भी अब दिखने लगा है। सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले लोग भी जनधन खाता से जुड़कर कई तरह की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। लाभुकों की बातों से ही पता चलता है कि जनधन खाता खुलवाना कितना आसान है और इसके क्या फायदे हैं।
मुश्किल होता था, कैसे आधार कार्ड सब मांगता था कि बिना पैसा देने से भी नहीं खुलता था। अब जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से हम लोग का जनधन खाता आधार कार्ड से ही केवल खुलता है। खाता खुलाने के लिए हम लोग को पहले बहुत मुश्किल था, मगर अब आधार कार्ड जमा करके आधार कार्ड का फोटोकॉपी जमा किए हैं और हम लोग जनधन खाता में खाता खुलाए और सरकार का तरफ से हमको 1500 रुपया हमको लाभ मिला 3 महीना। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1,54,00,000 जनधन खाता धारकों में लगभग 1,06,00,000 ग्राहक डिजिटल लेन देन के लिए रुपे कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा 28 लाख खाता धारक अब तक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी ले रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। हौसले अगर बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। चतरा के किसानों ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है, जहां अपनी कड़ी मशक्कत के बदौलत बंजर जमीन में भी फसलें लहलहा रही हैं। दूसरी तरफ किसानों के इस हौसले को कृषि विज्ञान केंद्र भी उड़ान दे रहा है। चतरा जिला के कान्हाचट्टी प्रखंड के सवैयागढ़ा गांव के किसानों ने बंजर जमीन में फसल लहलहा दी है। सवैयागढ़ा गांव के किसान विनोद महतो ने यह कमाल कर दिखाया है। मल्चिंग खेती और ड्रिप पद्धति से सिंचाई ने फसल नई पहचान दी है। पारंपरिक खेती को त्याग कर इस किसान ने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत ड्रिप पद्धति से फसलों पर सिंचाई करना शुरू किया और पारंपरिक कीटनाशक के साथ साथ नई पद्धति से खेती शुरू की। आज उनके खेतों में खीरा, गोभी, मिर्च, बोदी, टमाटर सहित अन्य फसल लहलहा रहे हैं। खेती करने में पानी उसे गिरने से घास हो जाता है। इसमें घास का भी उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि प्लास्टिक लगा हुआ रहता है और प्लास्टिक के थ्रू पानी भी निकल जाता है। न पानी बारिश होने से ज़्यादा इसमें गलता भी नहीं है, न कुछ होता है। इसमें ज़्यादा फायदा था। हम भी देख के खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग से वही मल्चिंग वाला ड्रिप हमको मिला है। जितना हमको ज़रूरत था उतना मिल गया है, लगाए हैं। और मशीन दवाई छिड़कने वाला भी मशीन मिला है। वो 2 चीज़ हमको अभी सफल हुआ है। दूसरे किसान भी मल्चिंग खेती कर न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन विपक्षी सदस्यों ने कई मुद्दों को लेकर सदन में किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक। मंदिरों और कक्षा 6 तक के स्कूलों को खोलने पर लिया जा सकता है निर्णय। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। राजधानी रांची में सबसे अधिक 10 कोरोना मरीज मिले। और त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाया 261 गणपति स्पेशल ट्रेनें। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत।